हेलो एवरीवन, दिस इज मी तनीश एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम अपने पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी का एक और टॉपिक जो कि है हमारा ओम्स लॉ, जिसमें कि ये हमारे एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज सिमोन ओम, जिन्होंने हमको ये एक लॉ दिया जिसमें हमको रिलेशनशिप बताया गया है तीन चीज़ों के बीच का, करंट का, पोटेंशियल डिफरेंस का एंड रेजिस्टेंस का। इस ओम्स लॉ में हम पढ़ेंगे इन तीनों के बीच का एक हमको रिलेशनशिप बताया गया है एंड हम पढ़ेंगे कि इस लॉ में हमको क्या बताया गया है, इस लॉ के क्या लिमिटेशंस हैं एंड ये कहाँ कहाँ पर हमको एप्लीकेबल है। और हमको इस लॉ ने एक न्यू टॉपिक, हमको रेजिस्टेंस का टॉपिक भी दिया है एंड देन हम इसको भी कवर करने वाले हैं। सो गाइस, इससे पहले वाली वीडियोस में मैं आपको इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, ये सारे टॉपिक्स के बारे में नॉलेज दे चुकी हूँ। सो गाइस, ये वीडियो मेरे इस चैप्टर की पार्ट 3 है, जिसमें कि हम अपना डिस्कस करने वाले हैं ओम्स लॉ के बारे में। सो गाइस, आपको मैं बताऊं कि ओम्स लॉ कहता क्या है हमसे। तो ओम्स लॉ किसके नाम पे पड़ा है? इसका नाम एक साइंटिस्ट जो कि हमारे थे जॉर्ज सिमोन ओम, इन साइंटिस्ट के नाम पर हमारा ये लॉ का नेम पड़ा ओम्स लॉ। ये हमारे जर्मन फिजिस्ट थे, जो साइंटिस्ट थे हमारे ओम, ये जर्मन फिजिस्ट थे। तो इन्होंने ही अपना एक लॉ दिया हमको, किसके ऊपर? इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के ऊपर हमको ये मतलब एक लॉ दिया कि इसमें ये जो लॉ है इसमें हमको रिलेशनशिप बताया, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस, इन तीनों के बीच में रिलेशन बता दिया। यानी ये कहीं ना कहीं ये तीन टॉपिक एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। ठीक है गाइस, तो एक बार हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। The Ohm's law states that the potential difference across the ends of a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it, provided its temperature remains constant. तो गाइस, हमको Ohm's law में बताया गया है कि आप सपोज करो एक सर्किट है, ठीक है, ये हमारा बल्ब हो गया, बैटरी और की। हमारा जो ये हमारा सर्किट है, इसमें जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है ना, यहाँ पर ये अक्रॉस द एंड्स ऑफ द वायर, अक्रॉस द एंड्स ऑफ द वायर, ये हम इसको क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के कैसे प्रोपोर्शनल है ये हम देखेंगे। इसमें इस लॉ में हमको बेसिकली बताया गया है जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। करंट की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी ये हमारी क्या हो गई? करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। एंड जो हमारी इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन होती है वो मैंने सभी को बता दी थी, वो नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है गाइस, तो इस लॉ में हमको बताया है साइंटिस्ट ने कि जो हमारा ये है पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे करंट के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है गाइस यहाँ पर कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी अगर हमारे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होता है तो हमारा करंट भी इंक्रीज होगा। ठीक है, देखो अभी यहाँ पर मैंने क्या लगा रखे हैं, दो बैटरी लगा रखे हैं, एक ये वाली एक ये वाली। ये हमारी 1.5 वोल्ट की एक बैटरी और एक बैटरी 1.5 वोल्ट की, यानी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कितना हो गया? 3 वोल्ट। अगर हमारा यहाँ पर 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है तो अगर हम मान के चलें, अगर हमारा 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और 6 एम्पियर का करंट बह रहा है, ठीक है, आप इसको सिर्फ फ्लैट करो, कोई भी, मैं इसको वैसे वैल्यू बता रही हूँ सिर्फ फ्लैट करने के लिए। ठीक है, अगर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट का है और जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है इस वायर में से वो 6 एम्पियर का होता है, ठीक है, एक कंडीशन हमारी ये हो गई कि एक बार हमारा पोटेंशियल डिफरेंस 3 है एंड करंट 6 है। अगर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस 6 हो जाता है तो करंट कितना हो जाएगा? 12 एम्पियर का। यानी इसमें हमें क्या पता चला है, हमने पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू डबल की तो हमारा करंट भी डबल हो गया, यानी इसको बढ़ाया तो इसे भी बढ़ा दिया। तो यही रिलेशनशिप होता है हमारा ओम्स लॉ में कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। यही हमने इस लॉ में रिलेशनशिप पढ़ा। तो एक चीज़ हमारी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आती है, ये होती है हमारी एक तरह से लिमिटेशन बोल लो आप इसको, कि जो हमारा टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर किसका? वायर का टेम्परेचर। किसका? वायर का टेम्परेचर सेम होना चाहिए। अगर हमारा वायर का टेम्परेचर अगर हम किसी भी सर्किट में फ्लो कर रहे हैं करंट और उस दौरान हमारा जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होता है
तो जो हमारा ओम्स लॉ है वो वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा, वहाँ पर जो ओम्स लॉ है वो एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये हमारे ओम्स लॉ की एक, आप कह लो ड्रॉबैक्स कह लो या फिर लिमिटेशन कह लो, कि ये हमारे ओम्स लॉ की एक लिमिटेशन है कि ओम्स लॉ सिर्फ तभी तक हमारा एप्लीकेबल होगा जिस वक्त हमारा जो अगर हम कोई भी सर्किट में करंट फ्लो करवा रहे हैं तो हमारा जो सर्किट है उसका जो टेम्परेचर है, उसके वायर के जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल ठीक रहे, तो तभी तक हमारा ओम्स लॉ एप्लीकेबल होगा। जैसे ही हमारा टेम्परेचर में ऊपर नीचे हुआ तो हमारा ओम्स लॉ क्या होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। तो गाइस अब मैं आपको बता रही थी कि जो ओम्स लॉ है वो डायरेक्टली हमको बताता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, करंट के। तो हम हमेशा से हमने देखा है कि हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए एक कांस्टेंट को लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए किस कांस्टेंट को लिया है, R, और R हमारा यहाँ पर किसको डिनोट करता है, रेजिस्टेंस को। ठीक है, तो हमारा एक न्यू टॉपिक यहीं से स्टार्ट होता है कि हमारा रेजिस्टेंस होता क्या है। ठीक है गाइस, तो रेजिस्टेंस को पढ़ने से पहले हम एक बार लिमिटेशंस देख लेते हैं ओम्स लॉ के। पहला लिमिटेशंस तो यही है, द टेम्परेचर एंड फिजिकल स्टेट ऑफ अ मटेरियल हैज़ टू रिमेन कांस्टेंट, यानी जो हमारी फिजिकल स्टेट होती है हमारे वायर की, समथिंग अगर ये कोई वायर है इसमें हम करंट पास कर रहे हैं, करंट फ्लो कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि अगर हम इसमें करंट फ्लो कर रहे हैं तो वो अगर कुछ टाइम तक ये कंटिन्यू अपने अंदर करंट फ्लो कर रही है तो ये मेल्ट हो जाए, है ना, या फिर ये बर्न होनी स्टार्ट कर दे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे अगर ये बर्न होनी स्टार्ट कर रही है या फिर हीट होनी ज़्यादा स्टार्ट कर रही है तो वहाँ पर हमारा जो ओम्स लॉ है वहाँ पर वो एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। तो ये ओम्स लॉ की एक लिमिटेशन है कि हमारे जो फिजिकल स्टेट होती है हमारे मटेरियल की और टेम्परेचर वो हमेशा कांस्टेंट ही रहने चाहिए। और एक ये है कि इट इज़ नॉट अ यूनिवर्सल लॉ, जो हमारा ओम्स लॉ है ये कोई भी यूनिवर्सल लॉ नहीं है, क्योंकि इसकी लिमिटेशन है जहाँ पर इसको अपनी प्रॉपर एनवायरनमेंट मिल रहा है अपने जैसा कि जैसे इसको रहना है तो ये वैसे वहाँ पर एप्लीकेबल है। अगर इसको वो एनवायरनमेंट नहीं मिला तो ये बोल रहा मैं यहाँ पर रहूँगा ही नहीं। ठीक है, तो ये बहुत ज़िद्दी सा लॉ है जो सिर्फ उसी एनवायरनमेंट में रहना पसंद करता है जहाँ पर जो उसका टेम्परेचर है एकदम परफेक्ट मिले इसे। अगर जैसे ही टेम्परेचर में ऊपर नीचे होगा ये वहाँ पर रहेगा ही नहीं है, वहाँ से चला जाएगा उठ के। ठीक है, तो ये था हमारा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को मैं एक बार और आपको एकदम समझा देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ओम्स लॉ हमको बताता है, साइंटिस्ट थे जॉर्ज सिमोन ओम के, इन्होंने हमको बताया जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है हमारे किसी भी सर्किट में जो हमारी वायर है उसके एंड्स पर जो हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने के लिए, जो वो पोटेंशियल डिफरेंस करंट के प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, कि जैसे जैसे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा करंट भी इंक्रीज होगा। और सिमिलरली हमने जो है प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट का यूज़ किया है, वो कांस्टेंट क्या है हमारा, आर है। और आर किसके लिए स्टैंड होता है, रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, रेजिस्टेंस। आपको मैंने लिमिटेशंस बता दी यानी ड्रॉबैक्स बता दिए जो कि हमारे ओम्स लॉ के, कि ये भी आ सकते हैं आपके कई बार एग्जाम में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है इस लॉ का। ठीक है, रेजिस्टेंस पे आते हैं कि रेजिस्टेंस होता क्या है। रेजिस्टेंस, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। ये जो है ना रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है हमारे कंडक्टर की, जो है चार्ज को, यानी कंडक्टर में जो भी है हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी उसमें क्या फ्लो करता है, चार्जेस फ्लो करते हैं, उस चार्जेस को फ्लो होने के लिए रोकती है, यानी बाधा डालती है इनके बीच में। ठीक है, तो इसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। समथिंग आपने देखा होगा जो बड़ी वाली ट्यूब लाइट्स हैं उनमें हम एक डिवाइस लगाते हैं, उसको समथिंग कुछ कहते हैं, जो हमारा जो है ना रेजिस्ट करता है एकदम करंट को उस ट्यूबलाइट में आने से। ठीक है, तो वो हमारा एक तरह से रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है। समथिंग मैं आपको एक बार बताती हूँ। सो गाइस देखिए, ये जो मैंने यहाँ पर एक सर्किट बनाया आप लोगों के लिए, ये हमारे ऐसे बैटरी हो गई, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये हमारा बल्ब हो गया और ये हमारी की हो गई। ठीक है, यहाँ पर ये जो मैंने ये जिगजैग साइन बनाया ये किस चीज़ का है, ये हमारा किसको डिनोट करता है, हमारे रेजिस्टेंस को डिनोट करता है, कि मैंने इस सर्किट पे एक रेजिस्टेंस लगाया है जो कि इस करंट को यहाँ से जाने में रोकेगा। आप ये चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा, जो रेजिस्टेंस है ना वो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक करंट को जाने में सिर्फ रोकेगा, यानी उसको स्टॉप करेगा। ठीक है, लेकिन करंट को वो अपने पास सेव नहीं करके रख लेगा, उसको रिजर्व नहीं करके रख लेगा। ठीक है, जो करंट यहाँ से निकला है वही करंट
रेजिस्टेंस के यहाँ पर भी मिलेगा आपको, वही करंट ये रेजिस्टेंस में निकल जाएगा तो यहाँ पर भी मिलेगा, यहाँ पर भी मिलेगा। तो जितना करंट हमने यहाँ से छोड़ा है, सपोज करिए हमने 2 एम्पियर का करंट छोड़ा है यहाँ से, ठीक है, 2 एम्पियर का करंट को हम फ्लो करा रहे हैं, तो वो 2 एम्पियर का करंट यहाँ पर भी 2 एम्पियर का रहेगा, रेजिस्टेंस से निकलने के बाद भी 2 एम्पियर का रहेगा, और वो अपने लास्ट यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल तक आएगा, वो भी 2 एम्पियर का करंट ही आएगा। रेजिस्टेंस का वर्क क्या होता है गाइस, सिर्फ एक ना प्रॉब्लम क्रिएट करना, किसमें, पाथ में, जो भी हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें एक प्रॉब्लम क्रिएट करना है, एक मतलब रुकावट को क्रिएट करना। ये नहीं कि हमने इसने करंट को, अगर देखो हमने यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन भेजे हैं, हमने यहाँ से जो भी 2 एम्पियर का करंट गया है यहाँ से हमने 5 इलेक्ट्रॉन भेजे हैं, ऐसा नहीं है कि वो रेजिस्टेंस तक, तो यहाँ पर 5 ही गए, लेकिन यहाँ से वो अगर इस एंड से निकल रहे हैं तो वो 2 इलेक्ट्रॉन रह गए, 3 इलेक्ट्रॉन हमारे रेजिस्टेंस ने रख लिए। ऐसा कभी भी नहीं होगा। रेजिस्टेंस जो है हमारे सिर्फ जो भी पाथ है उसमें रुकावट ला सकता है, लेकिन वो जो है हमारे करंट को रिजर्व कर बिल्कुल भी नहीं रखेगा, ठीक है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे जो हम पढ़ने वाले हैं कि जो रेजिस्टेंस के फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉइंट्स हैं, उनमें जो हम टॉपिक पढ़ेंगे ना, एक पॉइंट उसमें हम ऐसा पढ़ेंगे जिसमें जो हमारा ये है ना रेजिस्टेंस का, कि वो रिजर्व करके नहीं रखेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा हमारे उस पॉइंट में, ठीक है। तो रेजिस्टेंस आप लोगों को पता हो जाना चाहिए कि रेजिस्टेंस होता क्या है, कि रेजिस्टेंस क्या है। हम अपने सर्किट में रेजिस्टेंस का यूज़ इसलिए करते हैं कि अगर जैसे हमारा एकदम से इलेक्ट्रिसिटी आए, अगर 22 वाट की हमारी इलेक्ट्रिसिटी एकदम सर्किट से आ रही है, तो वो हमारे जो एप्लायंसेस हैं वो ख़राब ना हो एकदम से इतनी इलेक्ट्रिसिटी को फेस करके, है ना। तो इसलिए हम रेजिस्टेंस का यूज़ करते हैं कि वो एकदम से इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ा उनका फ्लो रोक दें, उनको थोड़ा धीरे आने दें, वो पूरा आने देंगे लेकिन वो थोड़ा धीरे टाइम लेगा आने में, ठीक है। बस इतना ही वर्क होता है हमारे रेजिस्टेंस का। सो गाइस, रेजिस्टेंस आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो रेजिस्टेंस की हमको डेफिनेशन किसने दी, हमारे ओम साइंटिस्ट ने दी, है ना। उन्होंने अपने लॉ में बताया कि जो वी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के, और ये हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हमने रेजिस्टेंस लगाया। तो ये रेजिस्टेंस का जो है हमारा जो डिस्कवरी है एक तरह से हमारे ओम साइंटिस्ट ने की। तो इसकी जो एसआई यूनिट का नेम है वो भी ओम ही पड़ गया, उन्हीं के नाम पे उसके एसआई यूनिट का नेम पड़ गया। तो जो हम ऐसा ओम को है हम ग्रीक लेटर से डिनोट करते हैं, किससे, इससे, ठीक है। ये थी हमारी रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट। सो गाइस, अब हमको रेजिस्टेंस का, अगर हमको ये फार्मूला मिल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस का, एक और फार्मूला मिल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस का, हम एक फार्मूला और पढ़ चुके हैं, वो कौन सा है, V = W/Q, है ना। और अब हमको यहाँ पर ओम्स लॉ से एक फार्मूला और मिल रहा है कि V = IR या V = RI, ठीक है। तो अब हम इसी फार्मूले से रेजिस्टेंस का फार्मूला ड्राइव करेंगे। रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या हो जाएगा, V यानी पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में करंट, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। अब आप इनके एसआई यूनिट के हिसाब से इनको देखो, निकाल के देखो कि आप कैसे बताओगे कि 1 ओम किसके इक्वल होता है। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है गाइस, ओम, ठीक है। तो हमने लेट कर लिया 1 को, अगर वहाँ पे कोई डिजिट नहीं होती तो हम 1 ही लेट करते हैं ना। तो 1 ओम किसके इक्वल माना जाएगा, 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और वो 1 एम्पियर का करंट अपने अंदर फ्लो कर रहा है, तो हम कह सकते हैं वहाँ पर 1 ओम का रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, ठीक है गाइस। कि हम 1 ओम को कैसे डिफाइन करेंगे कि जब 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो वहाँ पर हम मान सकते हैं कि 1 ओम का रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये है हमारा रेजिस्टेंस, ठीक है गाइस। तो रेजिस्टेंस सिंपली सा एक चीज़ है, मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। कई बार हमको होता है कि हम एक चीज़ बार बार सुनते हैं तो हमको और अच्छे से क्लियर हो जाता है। रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, कोई भी ऐसा डिवाइस या फिर कोई भी ऐसी थिंग जो कि हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को थोड़ा सा धीरे जा रही है, इस इतने बीच में अगर रेजिस्टेंस लग रहा है, तो जो इतने यहाँ से स्पीड में आ रही थी ना, जैसे वो होता है ना स्पीड ब्रेकर, हमारे रोडों पे स्पीड ब्रेकर लगे होते हैं, यहाँ से बाइक बड़े हवा में आ रही है उछलती, और यहाँ पर आते ही उसे अपनी रफ्तार धीरे करनी पड़ेगी। सिमिलरली हमारा रेजिस्टेंस का रोल भी ऐसा ही होता है। यहाँ से जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है बहुत हवा में उड़ते आ रहे हैं, बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, लेकिन रेजिस्टेंस के अंदर जैसे ही वो एंट्री करेंगे उनकी जो रफ्तार हो जाएगी वो हो जाएगी कम, और जैसे वो रेजिस्टेंस से बाहर निकलेंगे वापस से उनकी रफ्तार वही हो जाएगी, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का वर्क होता है बस किसी भी चीज़ के बीच में बाधा लाना।
स्पेशली किसके, हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट के बीच में बाधा को लाना, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का वर्क हमारा ये होता है। अब एक टॉपिक आता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये क्या होता है, अ कंपोनेंट यूज्ड टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टर। वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है कि एक कंपोनेंट या फिर आप एक कह सकते हैं एक डिवाइस, क्या, एक डिवाइस जो कि हमको करंट को रेगुलेट करने में हेल्प करता है विदाउट चेंजिंग वोल्टेज। हमने पढ़ा है कि हमारे लॉ में कि जैसे ही हम वोल्ट को बढ़ाएंगे तो हमारा करंट बढ़ेगा, वोल्ट को घटाएंगे तो करंट घटेगा। पर इस वाले जो ये हमारा डिवाइस है ना वेरिएबल रेजिस्टेंस, वो हमारा हेल्प करता है कि हम वोल्टेज को भी ना छेड़ें और करंट को कम ज़्यादा कर सके। तो उसके लिए हमारा क्या यूज़ होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है गाइस। एक बार और आप ध्यान से सुन लीजिए, वेरिएबल रेजिस्टेंस हमारा ऐसा डिवाइस होता है जो कि हमारा रेगुलेट करता है किसको, करंट को, विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज। हम चाहते हैं कि हम अपना वोल्टेज जो है उसको बिल्कुल भी ना छेड़ें, और जबकि हमने लॉ में पढ़ा है कि जैसे जैसे वोल्ट बढ़ेगा वैसे वैसे करंट बढ़ेगा, जैसे जैसे वोल्ट घटेगा वैसे वैसे करंट घटेगा। तो हम चाहते हैं कि हम सिर्फ वोल्ट को उतना ही रहने दें और बस करंट को घटाएं या बढ़ाएं। तो इसके लिए हम कौन सा डिवाइस यूज़ करेंगे, वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। और वन मोर टॉपिक है इस वाले चैप्टर का, इस वाले वीडियो में, कि रियोस्टेट क्या होता है। दिस इज अ डिवाइस विच इज़ यूज इन अ सर्किट टू प्रोवाइड अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये हमारा एक ऐसा डिवाइस होता है कि जो हमको वेरिएबल रेजिस्टेंस को प्रोवाइड कराता है। हमने ये पढ़ लिया कि वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है कि हम करंट को अगर ऊपर नीचे करना चाहते हैं विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज, यानी विदाउट चेंजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम उसको कह सकते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। लेकिन हम वेरिएबल रेजिस्टेंस को कौन प्रोवाइड कराता था, हमारा रियोस्टेट। सो गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, रियोस्टेट के बारे में पढ़ा। और आई थिंक गाइज आपको ये नहीं पता कि पोटेंशियल डिफरेंस को किससे मेज़र करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेज़र करते हैं वोल्ट मीटर से, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेज़र करते हैं वोल्ट मीटर से, जो कि हमारा हमेशा सर्किट में किस तरह लगाया जाता है, पैरेलली। हमेशा कैसे लगाया जाता है, पैरेलल, ठीक है गाइस। हम हमेशा वोल्ट मीटर को अपने सर्किट में पैरेलल लगाते हैं। एंड जो हम अपना करंट को किससे मेज़र करते हैं, एमीटर से। A device which used to measure current is called ammeter. A device which is used to measure potential difference is called voltmeter. ये बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइसेस हैं कि आपको याद रखने हैं। जो हमेशा वोल्ट मीटर होता है वो पैरेलली अरेंज होता है, और जो हमारा एमीटर होता है वो सीरियल वाइज अरेंज होता है इन हमारे सर्किट में। सो गाइज, आई थिंक आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। सो गाइज, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड subscribe my channel. Thank you for watching guys.